नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज इनसाइड आउट में बात होगी देश के एक ऐसे राज्य की जो विकास के पथ पर उल्टी दिशा में अग्रसर है। जहां भारत दुनिया में 5वीं से चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं देश का यह राज्य जो आजादी के समय देश की आर्थिकी का केंद्र बिंदु हुआ करता था, आज वो सबसे गरीब राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। आज इनसाइड आउट में बात होगी पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालात की। कैसे बांग्लादेश के साथ सीमा लगना पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। कैसे पश्चिम बंगाल घुसपैठ का ओपन कॉरिडोर बन चुका है, जिसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलता है। घुसपैठ को लेकर ममता सरकार पर कई तरह के सवाल उठते हैं। आखिर उनकी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती, ये भी कुछ विशेषज्ञ मानते हैं। जानेंगे आखिर कैसे ब्रिटिश राज में फला फूला भारत का यह राज्य आजादी के बाद बेपटरी हो गया। यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे पश्चिम बंगाल, जो कभी देश की जीडीपी का अहम हिस्सा हुआ करता था, वो आज कई पिछड़े राज्यों से भी निचले स्तर पर जा चुका है। कैसे पश्चिम बंगाल में राजनीति राज्य की प्रगति में रुकावट बन चुकी है। वामपंथ से लेकर ममता बनर्जी तक हर कोई इस राज्य पर हावी दिखा, लेकिन ऐसी नीतियां कम ही बन पाई जिससे पश्चिम बंगाल का भला हुआ हो। यानी आज पश्चिम बंगाल का पूरा इनसाइड आउट हम जानने वाले हैं। कहां पश्चिम बंगाल खड़ा है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। देश का जब विभाजन हुआ तो भारत के दो राज्य बंटवारे की विभीषिका से जमकर जूझे, जिनमें एक पंजाब रहा तो दूसरा बंगाल। इन दोनों ही राज्यों में भारी संख्या में लोग बंटवारे के शिकार हुए। पंजाब से जहां मुस्लिम वर्ग पश्चिमी पाकिस्तान पहुंचा, तो वहीं 1947 में आजादी के समय बंगाल के भी दो टुकड़े हो गए और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के खाते में चला गया। पश्चिम बंगाल में पूर्वी बंगाल से हिंदू भारी संख्या में पहुंचने लगे। आंकड़े बताते हैं कि विभाजन के समय करीब 4 मिलियन हिंदू पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जिससे इस राज्य पर जनसंख्या का बोझ बेहद ज्यादा हुआ। बहरहाल पश्चिम बंगाल आज भारत के उन राज्यों में से हैं जो देश के पूर्वी हिस्से का सबसे अहम राज्य है, लेकिन बावजूद इसके विकास मानो इस राज्य से रूठा सा हो। राजनीतिक रस्साकशी से पहले राज्य के उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं जो ये बताते हैं कि 1960 का बंगाल आज के बंगाल से कितना अलग था। साल 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य की डिटेल दी गई। रिपोर्ट में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में किन राज्यों का कितना योगदान रहा है, इस बारे में जानकारी दी गई। इन आंकड़ों से राज्यों के हालात का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल के आंकड़े हैरान कर देने वाले रहे। ईएसी ऑफ पीएम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में देश की जीडीपी में हिस्सेदारी तेजी से घटी। आजादी के बाद के दशकों से यह सिलसिला लगातार जारी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1960-1961 में पश्चिम बंगाल की देश की कुल जीडीपी में जहां 10.5% की हिस्सेदारी थी, वो अब घटकर सिर्फ 5.6 रह चुकी है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भी गिरकर राष्ट्रीय औसत का 83.7% रह चुकी है, जो 1960-61 में कभी 127.5% हुआ करती थी। वित्त वर्ष 2023-2024 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली टॉप पर थी। राजधानी दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 250.8% और तेलंगाना की 193%, कर्नाटक की 180.7%, हरियाणा की 176.8% और तमिलनाडु की 171.1% दर्ज की गई। इन आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 83.7% की कैपिटा बेहद नीचे है। राज्य सरकार ही नहीं, ये केंद्र के लिए भी बेहद चिंता की बात है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के बारे में यह आंकड़ा रखा कि पिछले 2 दशकों में राज्य में 11 लाख वर्कर्स ने पलायन किया।
11 फरवरी 2025 को बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक समय भारत का औद्योगिक केंद्र रहा बंगाल अब 2021 में 3.5% हिस्सेदारी के साथ विनिर्माण में बहुत पीछे चल रहा है। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय औसत से कहीं पीछे है। 2021-2022 में ये 23वें स्थान पर पहुंची। No jobs, no factories, no vision. That's Bengal for you, sir. Bengal was industrial powerhouse. 24% share when in 1947, during independence, Bengal had 24% share in manufacturing. Today it has 3.5%, sir. Bengal's per capita income growth lags behind the national average. For the last 20 years, per capita income of Bengal lags behind the national average for last 20 years. It's ranked 23rd. In 21-22, it was 23rd among all states of India. Sir, Trinamool Congress has institutionalized corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Trinamool has become a byword for exploitation, sir. बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के ऐसे आंकड़े पेश किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र परिवारों को घर आवंटित करने की शिकायतों से लेकर मनरेगा में 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड का भी खुलासा हुआ। देश की वित्त मंत्री ने 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले की भी जानकारी सदन में दी। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि पश्चिम बंगाल में पूंजी निर्माण 2010 में 6.7% से गिरकर हाल के वर्षों में 2.9% पर आ गया है। केंद्र की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य के ये हालात निवेश के प्रति शत्रुता का सीधा परिणाम है। राज्य में ना तो नौकरियां हैं, ना ही कारखाने और ना ही दूरदृष्टि। राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती इन्फिल्ट्रेशन की भी है। वेस्ट बंगाल के करीब 5 जिले सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और इसी वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल के जिलों की अगर बात करें तो नादिया, वर्धमान, हुगली, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती करीब 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि भारत की किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है और इसी सीमा से बंगाल में प्रवेश करना कोई मुश्किल बात नहीं। रोहिंग्याओं को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि सरकार वोट बैंक के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देती है, जो देश के लिए एक बड़ा संकट भी पैदा कर सकता है। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी। गृह मंत्रालय ने UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुसलमानों के होने की जानकारी मौजूद है। वहीं साल 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार की ओर से सदन में कहा गया कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्याओं की आबादी 4 गुना बढ़ गई। देश में रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में भी अवैध रूप से रह रहे हैं। हालांकि इनके लिए किसी भी जगह को आधिकारिक शिविर नहीं बनाया गया है। रोहिंग्याओं को लेकर यह आंकड़ा साल 2017 का है, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात और बदतर हो चुके हैं। मीडिया को मिल रही जानकारी के अनुसार घुसपैठ लाखों की तादाद में हो रही है और रोहिंग्याओं की तलाश में देश के कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है। फिर वो हरियाणा हो, असम हो, राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल, अलग अलग जगह छापेमारी में पुलिस कई रोहिंग्याओं को गिरफ्तार भी कर रही है। तो कुल मिलाकर जो 2017 में आंकड़ा 40,000 पर था, वो लाखों में निश्चित तौर पर इस वक्त जा चुका होगा। जानकार भी ये मानते हैं। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी शरणार्थी हो,
या रोहिंग्या गैर मुसलमान शरणार्थियों, कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में घुस गया है उसको बाहर निकालना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हिंदुस्तान के लोगों का रोजगार खा रहा है, वो हिंदुस्तान के लोगों के रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, उसको बाहर निकालना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हिंदुस्तान के व्यक्ति को नौकरी देना। आज अगर रोहिंग्या लोग या बांग्लादेशी मूल के लोग हिंदुस्तान में हैं, गैर कानूनी तरीके से हैं, और वो अगर एक व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, तो वो मेरे हिंदुस्तान के किसी भाई का उसका हिस्सा मार के वहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो पहली जिम्मेदारी सरकारों की है कि उनको चिन्हित करें और उनको तुरंत बाहर निकालना है। पश्चिम बंगाल सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति भी कहीं ना कहीं उसके विकास में बड़ी बाधा बन रही है। वोट बैंक के चक्कर में ममता दीदी विशेष समुदाय की रहनुमा बनी हुई है, जिसकी वजह से राज्य कई बार हिंसा की आग में भी झुलस चुका है। इसका हालिया उदाहरण वक्फ संशोधन कानून पारित होने के बाद जरूर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जैसे विरोध की आग में जल उठा था, उससे यह अंदाजा लगाना आसान नहीं कि वहां क्या कुछ हो रहा है। आगजनी लूटपाट की कई घटनाएं सामने आने लगी थी। हालांकि ममता बनर्जी उस दौरान भी इस सब के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार बताती रहीं। बिल से उन्होंने अपना पल्ला ये कहकर झाड़ लिया कि विधेयक केंद्र सरकार का है, बंगाल का नहीं। Waqf property also it was done motivatedly, politically to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ममता दीदी वक़्फ़ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक़्फ़ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक़्फ़ का विरोध कर रही है। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। ममता बनर्जी का यही रवैया बंगाल के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण भी कहा जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के इस पतन में सरकार की नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं, वरना 17वीं शताब्दी का पश्चिम बंगाल 21वीं सदी से ज्यादा समृद्ध कैसे होता। बंगाल 17वीं सदी से एशिया में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर 200 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया, उसके लिए बंगाल सोने की खान था। बंगाल के ट्रेड सेंटर होने की वजह से ही एशिया में ये एक अहम समुद्री बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट हुआ करता था, जो कि बंगाल की खाड़ी के किनारे था। ये पोर्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए एक प्रमुख रास्ता था, जो एशिया से व्यापार करने के लिए आते थे। 17वीं सदी में बंगाल में कपड़ा उद्योग तेजी से विकसित हुआ। सूती रेशमी कपड़ों के साथ ये जूट का प्रमुख केंद्र रहा। बंगाल के मसाले यूरोप तक में डिमांड में हुआ करते थे। व्यापार के मामले में बंगाल भारत के अन्य हिस्सों से कहीं ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। लेकिन व्यापार का यही केंद्र बंगाल आजादी के बाद से व्यापार के मामले में पिछड़ता चला गया। पार्टीशन के समय पूर्वी बंगाल का अलग होना पश्चिम बंगाल में व्यापार संकट लेकर आया। जिस जूट इंडस्ट्री का बंगाल में बोलबाला हुआ करता था, वही सबसे बड़ी मुश्किल में आ गई। बंटवारे में जूट उत्पाद वाला 75% हिस्सा पूर्वी बंगाल में चला गया, जबकि मील से लेकर उत्पाद की मशीनरी से जुड़े हिस्से पश्चिम बंगाल में रह गए। अब जब कच्चा माल ही नहीं रहा, तो फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स का एक समय बाद ठप पड़ना लाजमी था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कलकत्ता राजधानी भर नहीं था। कलकत्ता ये समझिए कि पॉलिटिक्स की हिंदुस्तान की दिशा तय करने वाली सीट थी, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था। देश भर के जितने भी कारोबारी थे, सबसे बड़े कारोबारी जो आज बंबई में बैठे हैं, वो सब दिल्ली वहाँ कलकत्ता में बैठते थे। ये जो मारवाड़ समुदाय है, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान के कारोबार जगत में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मारवाड़ी लोगों का, जो राजस्थान के इलाकों से गए। उन लोगों ने जाकर कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कारोबार अपना सेटअप किया, और वो लोगों ने जो कारोबार किया, धीरे धीरे बंगाल बहुत तरक्की पसंद राज्य है और पहले तरक्की होती थी, और इन लोगों ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। बंगाल कारोबारियों के लिए बहुत फेवरेट जगह बना।
1960 आते आते पश्चिम बंगाल असंतोष का केंद्र बन चुका था। बढ़ी हुई जनसंख्या, बंद होते कारखाने, राज्य की सरकार के लिए आम जनता को संभालना मुश्किल हुआ। एक आंकड़ा बताता है कि उस दौरान राज्य में मजदूर वर्ग अपने अधिकारों के लिए मुखर हो उठा था। फैक्ट्रियों में हड़ताल आम बात थी। 1965 में राज्य में जहां 179 स्ट्राइक्स हुई तो वहीं करीब 49 फैक्ट्रियों पर ताले भी लग गए। 1970 में यह आंकड़ा 678 और 128 पर पहुंच गया। राज्य में स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जनता रोजी रोटी और आमदनी के लिए पलायन को मजबूर हुई। लेकिन यही वो दौर भी था जब भारत युद्ध और महंगाई से जूझ रहा था। इसी दौर में लाल फीताशाही चरम पर थी। इसे ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का ही एक नकारात्मक वर्जन माना जा सकता है, जिसमें कई वजहों से सरकार कामों में देरी करना, टालमटोल करना जैसे उदाहरण देखने को मिलते रहे। इसी लाल फीताशाही ने पश्चिम बंगाल में भी उद्योगों और व्यापार को दबा दिया। राज्य में नौकरी का संकट गहरा गया और छात्र श्रमिक संघ और अन्य विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। हड़तालें इसी का नतीजा थी। 25 जून 1975 इसी अराजकता भरे माहौल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी भी लगा दी। मार्च 21, 1977 को देश से आपातकाल खत्म हुआ। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में भी सत्ता बदली। दौर आया वामपंथ का। 1977 में आई वामपंथी सरकार ने अगले 34 सालों तक पश्चिम बंगाल में शासन किया। 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने 231 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 20 सीटों पर सिमट गई। पहली वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री बने ज्योति बासु। मुख्यमंत्री के रूप में बस सरकार की प्राथमिकता थी आम जनता, खेतीहर मजदूर, किसान, कर्मचारी वर्ग। ज्योति बासु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार और पंचायत प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए भी। लेकिन ज्योति बासु सरकार की सोशल प्रायोरिटी वाली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी इंडस्ट्रीज के विकास पर भारी पड़ गई। ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स राइट की हिमायती सरकार और उद्यमियों के बीच अक्सर टकराव होने लगा। नतीजा ये रहा कि उद्योगपति बंगाल से कटने लगे। पश्चिम बंगाल के पतन में 2004 के बाद का समय मील का पत्थर साबित हुआ। वाम सरकार राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जहां इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए कई पॉलिसी लेकर आई, वहीं ममता बनर्जी सरकार की इन्हीं नीतियों का विरोध कर आम जनता की चहेती बनी। मास प्रोटेस्ट को जरिया बनाकर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता की दीदी बन गई। बात साल 2006 की है, सिंगूर विवाद की है, जिसने पश्चिम बंगाल के अर्श तक पहुंचने के रास्ते को फर्श पर ला दिया। टाटा मोटर्स के साथ सरकार ने करार किया, जिसके तहत कंपनी सिंगूर में कारखाना खोलती और इसके लिए सरकार कंपनी को जमीन अधिग्रहित करवाने में मदद करती। लेकिन किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। ममता बनर्जी को भी इस बहाने राजनीति चमकाने की खिड़की मिलती नजर आई, जिसकी उन्हें बेहद जरूरत भी थी। सफेद साड़ी और रबड़ की चप्पल पहने दीदी सैकड़ों लोगों के साथ सड़क पर उतर आई। ममता बनर्जी भूख हड़ताल पर बैठी। 26 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद सरकार को झुकना पड़ा। 2007 में नंदीग्राम में दुखद घटना घटी। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों में से 14 की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई। 2008 में रतन टाटा बंगाल छोड़कर गुजरात चले गए। वाम मोर्चा को लोकसभा और पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2011 में वाम सरकार ने अपना 34 साल पुराना शासन खो दिया। राज्य में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ममता बनर्जी के लिए भी इंडस्ट्रीज प्राथमिकता नहीं रही। शासन में आते ही उनका पहला फैसला सिंगूर के किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटाना ही रहा। लेकिन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा ना मिलने की वजह से नौकरी की कमी भी होने लगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले एक दशक में 30 लाख से ज्यादा नौकरियों में कमी आई। दूसरे राज्य जहां रोजगार पैदा करने में आगे रहे, वहीं पश्चिम बंगाल से युवा नौकरियों के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हुआ। इतना ही नहीं, राज्य में भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
77 के समय से लेकर वहाँ पर वामपंथ का उदय हुआ, तब से वहाँ पर जो पॉलिटिक्स थी, जो कारोबार था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उनकी जो पॉलिसीज थी उनको आमतौर पर माना गया कि वो डेवलपमेंट को बढ़ोतरी देने वाली पॉलिसीज नहीं है, डेवलपमेंट को रोकने वाली हैं, और वो पॉलिसीज का बड़ा भारी असर रहा। दुर्भाग्य ये है कि ममता बनर्जी जो बातें बोल के आई थी, उन बातों को वो उस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाने में कामयाब नहीं रही जैसे कि बंगाल के लोगों को उम्मीद थी। बहरहाल ममता बनर्जी की केंद्र की बीजेपी सरकार से तनातनी कहीं ना कहीं राज्य को गहरे अंधेरे में डाल रही है। केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू ना करना, केंद्र सरकार का विरोध करना ममता बनर्जी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को जरूर उठाना पड़ रहा है। बौद्धिक रूप से मजबूत बंगाल आज देश की मुख्यधारा से जुड़ने में सक्षम नहीं। भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता है। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। केंद्र से असहमति से इतर पश्चिम बंगाल के अंदर भी जंग कम नहीं है। यहां भी दक्षिण और उत्तर के बीच विवाद और विरोध लगातार देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जो भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा है, वो सरकार पर खुद की बेरुखी का आरोप लगातार लगाता है। इस हिस्से के संसाधनों का प्रयोग तो होता रहा, लेकिन ध्यान केवल दक्षिण हिस्से का रखा जाता है। नॉर्थर्न रीजन लगातार अपेक्षित महसूस करता रहा है और इसी वजह से यहां गोरखालैंड और कांतापुर स्टेटहुड तक की मांग उठने लगी। इस रीजन के लिए लोकल बीजेपी लीडर्स की केंद्र सरकार से मांग है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर में पड़ने वाले जिलों को नॉर्थ इंडिया का हिस्सा बना लिया जाए, ताकि वहां भी समान रूप से विकास हो पाए। देखा जाए तो इस भेदभाव का कारण राजनीति ही है। दरअसल 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 148 सीटें, जिनमें से दक्षिण जिलों से आती है 200 से भी ज्यादा सीटें, जबकि राज्य के उत्तरी जिले में 50 से 60 सीटें आती है। ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान साउथ के हिस्से पर क्यों हो, यह समझा जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार गहरे कर्ज में डूबी हुई है। राज्य में लक्ष्मी भंडार योजना, बीमा योजना, आवास योजना जैसी कई ऐसी स्कीम्स है जो सरकार पर बोझ बन चुकी है। साल 2011 में सरकार में आई ममता बनर्जी, जहां राज्य पर वाम सरकार के 1.95 लाख करोड़ के कर्ज छोड़ने का डंका पीट रही थी। उनके सत्ता में आने के बाद 13 सालों बाद यानी 2024 तक में यह कर्ज बढ़कर 6.48 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कर्ज में करीब 339% की वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, साल 2022-23 में सरकार ने 70,000 करोड़ का लोन लिया, तो वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 1.12 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। कलकत्ता पर 10 साल के अंदर जस का तस जैसे कम्युनिस्ट छोड़कर गए थे, वैसा ही रखा है। एक जमाने में सिंगापुर के डेवलपमेंट का मॉडल कलकत्ता का हुआ करता था। आज वो कलकत्ता की स्थिति बहुत घिरी हुई है। Economic mismanagement of Bengal. A large part of the revenue goes for servicing debt and for servicing pensions, which means the state government has no fiscal room to implement any scheme that it has promised. Committed expenditure from 2017 to 18, 17-18 to 21-22, which includes, please look at the categories that I'm saying. These are not healthy criteria. Interest payments, pensions, and administrative expense. I just told you about a small businessman giving salary, giving interest for the loan that he's taken, and also for the expense of running the office itself. If majority of your money goes, with what would you run the business? Bengal
2017-18 onwards till 21-22, the amount spent on interest payments, pensions, administrative expenses accounts for almost 35% of the total revenue expenditure of West Bengal. For your 100 rupees, 35 goes for revenue expenditure on these heads. 1 जून 2025 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान बताया कि केंद्र की ओर से पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के विकास के लिए 8,27,000 करोड़ का फंड दिया जा चुका है। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के पिछड़ते हालात पर और राज्य सरकार की नीतियों पर लगातार अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो ये थी कहानी अर्श से फर्श तक पहुंच चुके पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीति के नाम पर विकास की उल्टी गंगा बह रही है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य आगे बढ़ने की बजाय कर्ज में डूबता जा रहा है और साथ ही साथ घुसपैठियों की समस्या पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर इन दिनों उभरती हुई नजर आती है। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।